हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमें दर्पण के बारे में जानना है। तो आइए देखते हैं दर्पण होता क्या है। वह चिकना एवं पॉलिशदार तल जिस पर पड़ने वाला प्रकाश का अधिकांश भाग किसी निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है, उसे हम दर्पण कहते हैं। दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को भी दो भागों में बांटा गया है। एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो आइए देखते हैं। पहला हो जाएगा समतल दर्पण। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में प्लेन मिरर, और दूसरे को बोलते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा गया है। पहले को बोलते हैं अवतल दर्पण, इसे कनकेव मिरर बोलते हैं, और दूसरे को उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। तो आइए देखते हैं समतल दर्पण की डिफिनीशन क्या है। वह समतल कांच जिसकी किसी एक तल पर पॉलिश करके दूसरा तल परावर्तक बना दिया जाए, उस प्राप्त दर्पण को हम समतल दर्पण कहते हैं। इसी आधार पर इसका जो फिगर होगा वो इस तरीके से होगा कि एक तरफ पॉलिश होगी और दूसरा तल क्या होगा, परावर्तक होगा। अब यहाँ से किरणें आएंगी और जैसे ही दर्पण पर पड़ेगी तो दर्पण से टकराने के पश्चात इसका अधिकांश भाग दूसरी दिशा में यानी एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाएगा, वापस उसी माध्यम में लौट जाएगा। इसी तरह से गोलीय दर्पण क्या है, किसी खोखले गोले के कटे हुए वे भाग जिनके एक तल पर पॉलिश तथा दूसरे तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा गया है, अवतल दर्पण कनकेव मिरर, उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। अब ये क्या है अवतल दर्पण, पहले फिगर बनाते हैं उसके बाद आपको बताते हैं। ध्यान से देखिए, ऐसे दर्पण जिनके उभरे हुए तल पर प्रकाश पॉलिश हुई होती है, यानी जिनके उभरे हुए तल पर पॉलिश की जाती है, कलाई की जाती है तथा धसे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे हम अवतल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। इसी तरह से दूसरा वे गोलीय दर्पण जिनके धसे हुए भाग पर कलाई की जाती है या पॉलिश हुई रहती है तथा उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। इस प्रकार कुछ इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन है, जैसे हम आपको बता दें, वक्रता केंद्र या दर्पण का ध्रुव। वक्रता केंद्र, दर्पण का ध्रुव, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष द्वारा, ये सब होते क्या हैं। तो आइए देखते हैं दर्पण का ध्रुव। ध्रुव क्या होता है,
दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के ध्रुव को कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। P फॉर पोल होता है क्योंकि ध्रुव को हम पोल कहते हैं। इस आधार पर फोकस दूरी, वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी यानी सारी की सारी दूरियां जो मापी जाती हैं वो सदैव दर्पण के ध्रुव से ही मापी जाती हैं। इस प्रकार दूसरा टॉपिक है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या है? किसी खोखले गोले का वह कटा हुआ भाग, या सॉरी इसको हम थोड़ा आसान तरीके से बता देते हैं। खोखले गोले के कटे हुए भाग की, खोखले गोले के कटे हुए भाग की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या तथा उस कटे हुए भाग के गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। एक बार फिर से बताते हैं। खोखले गोले के कटे हुए भाग की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या तथा उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है, या ये भी कह सकते हैं कि दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक है द्वारक। द्वारक क्या होता है? दर्पण के द्वारक के व्यास को, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसी तरह से कुछ डिफिनीशन, और हम सारी डिफिनीशन नहीं बता रहे हैं, कुछ डिफिनीशन आप भी पढ़ना, लेकिन जो इम्पोर्टेंट था, जो जरूरी था, उसको हमने आपको बता दिया। इस तरह से हम आगे पढ़ते हैं। चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी में क्या है? जैसा कि आप लोग कक्षा 6 में, 7 में, 8 में या इसके पहले वाले क्लास में आप पढ़ चुके होंगे और कुछ लोग जानते होंगे चिन्ह परिपाटी क्या होती है। जैसे हम अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में किसी का भी मान निकालेंगे तो उसमें वस्तु की दूरी, वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की लंबाई, दोनों को हम चिन्ह सहित मान रखेंगे, यानी चिन्ह सहित वैल्यू रखी जाएगी, तभी हमारा सवाल सही होगा, अन्यथा गलत माना जाएगा। क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में। तो चिन्ह परिपाटी जैसे हम आपको बताएं, जैसे इसके पहले आपने पढ़ा होगा चतुर्थांश, या इसके पहले थोड़ा सा हम आपको और बता देते हैं। कक्षा 6 में जैसे आपने देखा होगा कि संख्या रेखा पर दर्शाइए, तो संख्या रेखा पर दर्शाना आप पढ़ते थे तो बीच में एक पॉइंट होता था, 0 पॉइंट, जिसकी बाएं तरफ सारा का सारा मान निगेटिव होता था और दाहिने तरफ का सारा मान पॉजिटिव होता था। इसी प्रकार हम ज्यामितीय निर्देशांक, ज्यामिति में मैथ में पढ़ते हैं कि इसको 4 भागों में बांटा जाता है, जिसको हम चतुर्थांश कहते हैं। तो चतुर्थांश का जो ये y अक्ष और x अक्ष होता है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को काटते हैं, उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। इसी को हम शीर्ष भी कहते हैं। इस शीर्ष से ऊपर के जितने भी भाग होंगे, सारे के सारे मान क्या होंगे? निगेटिव होंगे, और इस मूल बिंदु से दाहिने तरफ के जितने भी मान होंगे, सारे के सारे मान पॉजिटिव होंगे, यानी पॉजिटिव लिया जाएगा। और मूल बिंदु के बाएं तरफ का सारा मान निगेटिव और नीचे का सारा मान निगेटिव लिया जाएगा। कहने का मतलब हम आपको बता दिए पहले कि जो दाहिने तरफ का मान होगा, यानी मूल बिंदु के दाहिने तरफ का सारा मान पॉजिटिव लिया जाएगा और मूल बिंदु के ऊपर का सारा मान पॉजिटिव लिया जाएगा। शेष बाएं तरफ और नीचे का सारा मान निगेटिव लिया जाएगा। इस तरह से हम कुछ और बता देते हैं आपको।
जैसे उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण है, तो दोनों दर्पणों में वस्तु सदैव बाईं तरफ रखी जाती है, क्योंकि बाईं तरफ से ही प्रकाश को भेजा जाता है, यानी उसी तरफ से प्रकाश को डाला जाता है। इस तरह से वस्तु का जो मान होगा वो उत्तल दर्पण के लिए और अवतल दर्पण यानी दोनों के लिए निगेटिव लिया जाएगा। शेष कुछ मान होंगे जो पॉजिटिव हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। इसको बताने से पहले हम आपको एक टॉपिक और बता देते हैं। जैसे ये क्या है, हम मानते हैं ये क्या है, अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण का ये क्या है, ये मुख्य अक्ष है, और यहाँ पर दर्पण का ये जो बिंदु है यहाँ पर अवतल तल का मध्य बिंदु से हम ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं, और यहाँ से जितनी भी दूरियां ली जाएगी वो सब के सब क्या होंगी, इधर की जितनी वैल्यू होगी सारी की सारी वैल्यू निगेटिव होगी, और जो दूरी मापी जाएगी वो सदैव P से नापी जाएगी, पोल से नापी जाएगी। जैसे यहाँ पर मानते हैं कि वस्तु रखी गई है तो ये दूरी निगेटिव होगी और दूरी हमेशा P से मापी जाएगी। यहाँ पर मानते हैं कि वक्रता केंद्र है C, जिसको हम क्या करेंगे, यहीं से मापेंगे। और यहाँ पर कहीं मानते हैं कि यदि कोई प्रतिबिंब बन रहा है, जैसे ये प्रकाश किरण आई और यहाँ से दर्पण से टकराने के पश्चात ये चली जा रही है, तो मानते हैं F है, और यहाँ से कोई रेखा इस तरह से जा रही है, ये सीधी, और ये मानते हैं क्या है, प्रतिबिंब है। तो ये A B मानते वस्तु है, और ये क्या है, प्रतिबिंब है, और ये फोकस दूरी है जहाँ पर काट रही है किरणें मुख्य अक्ष को, और दूसरा क्या है, वक्रता केंद्र। तो जो दूरी मापी जाएगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, फोकस दूरी होगी। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी A डैश B डैश, ये प्रतिबिंब की दूरी होगी। प्रतिबिंब को हम V से दिखाते हैं, फोकस को हम F से दिखाते हैं, और इसी तरह से पोल से जो दूरी मापेंगे वस्तु की उसे हम U से दिखाते हैं। और जो भी सारा मान लिया जाएगा अवतल दर्पण में, जिसको हमने बताया, ये सारा का सारा मान क्या होगा, निगेटिव साइन के लिए निगेटिव साइन लिया जाएगा, यानी निगेटिव चिन्ह के साथ लिया जाएगा। बाकी इसको हम आपको UPF में जब संबंध बताएंगे तो वहाँ पर आपको एकदम क्लियर और स्पष्ट और डिटेल बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग। तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, इसको हम देखते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग हजामत बनाने में, यानी नाई जो बाल काटते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, वे अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। डॉक्टर आँख, कान, नाक, गला का देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसी तरह से तीसरा हो जाएगा टेबल लैंप। टेबल लैंपों में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इस आधार पर उत्तल दर्पण के कुछ उपयोग पड़ते हैं, जैसे चाहे वो मोटरसाइकिल हो, बस हो, ट्रक हो, जो ड्राइवर के पास कांच लगा होता है यानी शीशा लगा होता है, जो दर्पण होता है साइड में, वो पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए और स्पष्ट रूप से उस वस्तु को देखने के लिए हम सदैव उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण की ये खासियत होती है कि वो उस वस्तु को स्पष्ट और पूरी की पूरी और एक सीधी रूप में यानी सीधे दिखाती है हमें। दूसरा हो जाएगा उत्तल दर्पण का उपयोग गलियों में, मार्केटों में जो लैंपें लगी होती हैं उसमें उपयोग किया जाता है। ये जो लैंप लगे होते हैं, इसमें जो लैंप होता है ये छोटे से स्थानों में यानी छोटे से बिंदु से जहाँ से निकलता है, ये क्या करता है, प्रकाश को फैलाता है, बहुत दूर तक फैलाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो उत्तल दर्पण होता है वो अपसारी होता है और जो अवतल दर्पण होता है वो अभिसारी होता है।
अपसारी का मतलब होता है प्रकाश को फैलाना और अभिसारी का मतलब होता है कि किसी एक बिंदु पर, एक स्थान पर प्रकाश को एकत्रित करना। नेक्स्ट टॉपिक है दर्पणों की पहचान। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे दर्पणों की पहचान कैसे की जाती है। तो दर्पणों की पहचान दो प्रकार से की जाती है। पहला टॉपिक है स्पर्श करके, यानी उस दर्पण को छू करके कैसे पहचान किया जाएगा, और दूसरा है उसका प्रतिबिंब देख करके। तो हम पहला टॉपिक आपको बताते हैं कि प्रतिबिंब को स्पर्श करके। यदि हम किसी सीधी छड़ को लें, या ये भी कह सकते हैं कि हम एक पटरी की मदद से भी ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम मानते हैं कि हमें तीनों दर्पणों को ज्ञात करना है, एक समतल, दूसरा अवतल और तीसरा उत्तल, तो जैसे हम कहें कि ये क्या है, पॉलिश है। यदि ये समतल दर्पण है तो इस पर उस छड़ को रखेंगे, यानी पटरी को रखेंगे, तो ये जो ये आपको दर्पण दिख रहा है, ये सभी स्थानों पर, यदि उस छड़ को ये दर्पण सभी स्थानों पर टच करता है, प्रत्येक बिंदु को छूता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम समतल दर्पण कहते हैं। और यदि इसके परावर्तक तल पर यदि उस छड़ को रखते हैं, तो यदि बीच में उठी हुई, यानी वो छड़ उठी हुई है और किनारों किनारों पर टच कर रही है, तो ये अवतल दर्पण होगी। नेक्स्ट तीसरा क्या होगा, उत्तल दर्पण। यदि इसके परावर्तक तल पर हम उस छड़ को रखते हैं, यदि बीच में टच करती है और किनारों किनारों पर छड़ उठी रहती है, यानी टंगी रहती है, तो ये क्या होगी, उत्तल दर्पण होगी। इस तरह से हम छू करके, यानी दर्पण को एक छड़ के माध्यम से स्पर्श करके पता कर सकते हैं कि वो समतल दर्पण है, कि उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है। इस प्रकार से जो नेक्स्ट है इसका प्रतिबिंब देख करके उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है या किसी तरह से समझ में आ रहा है कि हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, हम समझा पा रहे हैं आपको, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब और बेल घंटी को भी दबाएं और दूसरे तक, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि इस लॉकडाउन में आप भी पढ़ें और अपने दोस्तों की भी मदद करें। थैंक यू, धन्यवाद।